Hello, Assalamu alaikum students. Well, it's Maliha Salim here. आज का जो मैंने ये सेशन लाइव सेशन अरेंज किया है उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं रिगार्डिंग माय न्यू सेशन। ठीक है कि लाइक पीपल आर वेरी क्यूरियस कि मैं अपना नया सेशन कब शुरू कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस का। तो मेरा नेक्स्ट सेशन जो होगा वो 15th ऑफ मई से स्टार्ट हो रहा है। सो इफ़ यू रियली वांटेड टू जॉइन दैट सेशन यू कैन ज्वाइन। इसके अलावा आज हमने बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है और वो सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, चाहे आप जो हैं पॉलिटिकल साइंस एज आ ऑप्शनल सब्जेक्ट रख रहे हैं या नहीं रख रहे, क्योंकि जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो टॉपिक आप लोगों को हेल्प करेगा आपके करंट अफेयर्स में भी, पाकिस्तान अफेयर्स में भी और इवन आपके पॉलिटिकल साइंस में भी। सो द टॉपिक इज़ क्वाइट ओवरलैपिंग टॉपिक और द टॉपिक इज़ 18th अमेंडमेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग 18th अमेंडमेंट। और इसके अलावा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट माई न्यू सेशन विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of May. All those students who are serious and really wanted to get enrolled so they can get enrolled. ठीक है। इसके अलावा वन थिंग आई वांटेड टू मेक यू वेरी क्लियर कि आफ्टर रमज़ान वी विल गोइंग टू स्टार्ट अनदर सेशन एज वेल, बट द फीस विल नॉट बी 4000 रुपीज़। ऑफ कोर्स ये रमज़ान की वजह से फ़ीस 4000 है, लेकिन रमज़ान के बाद जो फ़ीस होगी पॉलिटिकल साइंस की इट विल बी 8000 रुपीज़। सो बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही थी कि मैम आर यू गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सेशन आफ्टर रमज़ान और एनी न्यू सेशन। सो आई एम हियर टू अनाउंस द रिगार्डिंग माई न्यू सेशन प्लस रिगार्डिंग 18th amendment. Okay, so let's talk about 18th amendment कि 18th amendment पहली वजह ये है कि हुई क्यों। अच्छा, 18th अमेंडमेंट की जो सबसे बड़ी वजह थी कि इसका मतलब की गई या इसका बहुत मतलब ज़रूरी समझा गया वो ये थी कि जैसे पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान चाहता था सॉवरेनिटी, वो चाहता था कि इंडिपेंडेंस हो, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क की तरह रहे और पाकिस्तान आज़ादी से रहे, ऑटोनमी हो उसके पास कि वो डिसीजन मेकिंग आराम से कर सके। इसी वजह से जो है पाकिस्तान बना। इसी तरह प्रोविंसेस भी ना यही चाहते थे, प्रोविंसेस चाहते थे कि उनके पास एक प्रोविंशियल ऑटोनमी हो, उनको कोई डिक्टेट ना करे कि उन्होंने क्या करना है, बस उन पर सिर्फ ट्रस्ट किया जाए और वो वही काम करें जो वो सब प्रोविंसेस करना चाहते हैं। तो फिर ये 18th अमेंडमेंट का जो इश्यू था ये 1973 से स्टार्ट हुआ, चलने लगा और फिर 18th अमेंडमेंट जो है 1997 में जब नवाज़ शरीफ का टेन्योर आता है तो नवाज़ शरीफ ने इसको पास करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो जो कारगिल वॉर हुई और अचानक से मुशर्रफ का टेक ओवर आ गया, डिक्टेटरशिप आ गई, तो नवाज़ शरीफ बिल्कुल भी इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सका और 18th अमेंडमेंट जो है रिवर्स बैक हो गई थी। फाइनली 1999 में मतलब ये सोचा जा रहा था कि इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, लेकिन मुशर्रफ आ गया और 18th अमेंडमेंट कामयाब नहीं हो सकी। फिर क्या हुआ कि आपका आती है जरदारी की मतलब गवर्नमेंट आ जाती है। ठीक है, तो जरदारी की जब गवर्नमेंट आती है तो जरदारी की गवर्नमेंट उस टाइम पे जरदारी वॉज द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जरदारी की गवर्नमेंट को ये फील होता है कि मतलब एक अमेंडमेंट लाई जाए जिससे ये चीज़ हटा दी जाए कि कोई भी जो प्रेसिडेंट है या कोई भी प्राइम मिनिस्टर है वो 2 से ज़्यादा बार प्राइम मिनिस्टर दोबारा नहीं बन सकता, ये चीज़ हटा दी जाए। और फिर उसके बाद वो लोग फील करते हैं कि प्रोविंसेस को ऑटोनमी दी जाए। फिर एक और चीज़ फील की जाती है कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो जो प्रेसिडेंट कर रहा है उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ना करे, पार्लियामेंट करे, मतलब ये चीज़ फील की जाती है कि प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं वो रिड्यूस कर दी जाएं। इसी तरह फिर 15 अप्रैल को ये बिल पास होता है 18th अमेंडमेंट का। 15 अप्रैल 2010 में ये बिल पास होता है 18th अमेंडमेंट का और फाइनली 19 अप्रैल 2010 को
दिस बिल वॉज इम्प्लीमेंटेड, मतलब ये इम्प्लीमेंट हो जाता है 18 अमेंडमेंट का बिल, ठीक है। तो उसके बाद जब ये 18 अमेंडमेंट का इम्प्लीमेंट हो जाता है तो जो फेडरल के पास पावर होती है कि फेडरेशन के पास ये पावर होती है कि को करंट लिस्ट होती है जिसमें फेडरेशन और प्रोविंसेस जो हैं दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं, दोनों अपने लॉस पास कर सकते हैं, लेकिन बात जो है फेडरल गवर्नमेंट की मानी जाएगी। वो कॉन्करेंट लिस्ट जो है अबॉलिश कर दी जाती 18 अमेंडमेंट के बाद, ठीक है। उसके बाद वेल CSS एस्पिरेंट आप कह रहे हैं 18 अमेंडमेंट ठीक थी या नहीं। 18 अमेंडमेंट एक तरह से प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिल गई है तो उनके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया में एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री एज वेल, इंडिया में एक फेडरल करेक्टर है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, लेकिन इंडिया में 30 मतलब इंडिया में इट्स ऑलमोस्ट 28 स्टेट्स, ठीक है। राइट नाउ 28 स्टेट में किसी को भी इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं दी हुई कि वो अपनी खुद डिसीजन मेकिंग करे, सारी की सारी पावर लोकसभा के पास है। तो अगर हम देखा जाए जो हमने ये मतलब डिसीजन किया 18 अमेंडमेंट का, और आजकल 18 अमेंडमेंट में 18वीं तरमीम में आप देख रहे होंगे कि बहुत बातें हो रही हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाहता है कि वो रिवर्स बैक कर दे इस डिसीजन को, बिकॉज ही इज़ नॉट कंसीडर दिस डिसीजन फ्रूटफुल। उसके भी रीजंस हैं, विल गोइंग टू डिस्कस। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि 18 अमेंडमेंट से प्रेसिडेंट की जो पावर्स थी वो रिड्यूस्ड हो गई, वो एक नॉमिनल सा हेड बन गया, मतलब उसके पास कोई पावर्स नहीं रही 18 अमेंडमेंट के बाद, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो डिसॉल्व कर सकता था असेंबली, लेकिन जब 18 अमेंडमेंट हुई तो ये पावर भी मतलब प्रेसिडेंट से छीन ली गई। फिर प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी कि वो हेड था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का। प्रेसिडेंट को हेड से हटाकर प्राइम मिनिस्टर हेड बन गया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का काम होता है कि वो प्रोविंसेस के डिस्प्यूट्स अगर अराइज हो जाएं तो उसको सॉल्व करती है कंसेंसस के बाद, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो अपॉइंट करता था जजेस, लेकिन ये पावर भी ख़त्म हो गई और ये पावर भी प्राइम मिनिस्टर के पास, पार्लियामेंट के पास चली गई कि जो जुडिशरी है वो सिर्फ रेफ़र करेगी नेम्स ऑफ जजेस एंड सुप्रीम ऑफिसर्स के, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स के नेम रेफ़र करेगी, लेकिन उसको डिसाइड जो है पार्लियामेंट करेगी। इलेक्शन कमिश्नर जो होता था वो भी पहले प्रेसिडेंट ही इलेक्ट करता था बिफोर 18th अमेंडमेंट, बट आफ्टर 18th अमेंडमेंट ये पावर भी जो है ख़त्म हो गई और जो है अब जो है प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट नहीं करता इलेक्शन कमिश्नर। अब जो है इलेक्शन का जो कमिश्नर होता है वो अपोजिशन और उसके बाद पार्लियामेंट के कंसेंसस के तहत जो है ये अपॉइंट होता है। फिर 18th अमेंडमेंट से ये हुआ कि आपका जो जनरल ज़ियाउल हक ने अपना नाम इंसर्ट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो नाम डिलीट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर इस का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि मिलिट्री का टेक ओवर ना हो सके, मतलब 18 अमेंडमेंट इसलिए की गई कि कभी भी ऐसा ना हो कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए और जो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन नल एंड वाइड डिक्लेयर हो जाए और मिलिट्री का टेक ओवर आ जाए। तो उस चीज़ से बचने के लिए, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए 18 अमेंडमेंट पास की गई। इसके अलावा 18 अमेंडमेंट से क्या कहते हैं 18 अमेंडमेंट से ये हुआ कि आपका जो प्रोविंसेस थे, जैसे बलूचिस्तान था उसमें ओ ऐड कर दिया गया, उसकी स्पेलिंग हो गई BALOCHISTAN। इस तरह सिंध में एच ऐड कर दिया गया इन द एंड, और NWFP का जो नाम था वो खैबर पख्तूनख्वा कर दिया गया आफ्टर 18 अमेंडमेंट। फिर और जो कुछ चेंजेस हुई वो ये थी कि आपका NFC अवार्ड, आजकल का बड़ा करंट इशू है कि NFC अवार्ड मतलब एक बता दिया कि नेशनल फाइनेंस कमीशन बनेगी जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगी फंड्स को बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, ठीक है। तो लास्ट अगर आप NFC अवार्ड में देखें तो प्रोविंसेस का जो फ़ंड था वो 47.5% था और सेंटर का 52.5% फ़ंड रहा था।
तो NFC अवार्ड पे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल, क्योंकि आपका जून में नया बजट आने वाला है और दिस विल बी द 10th NFC अवार्ड, और इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है मतलब इमरान खान, क्योंकि वी आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, पाकिस्तान जो है उसकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा मतलब इट्स अबाउट टू कोलैप्स बिकॉज ऑफ कोविड-19, और इसके बाद जो है 41 ट्रिलियन लोन होना और उसके बाद इतना बड़ा शेयर प्रोविंसेस को देना, ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही मुश्किल चीज़ है फॉर इमरान खान। तो वो यही चाहता है कि 18 अमेंडमेंट को रिवर्स बैक कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान इज़ राइट नाउ इज़ नॉट इन द कंडीशन टू ग्रांट सच ह्यूज शेयर अमंग द प्रोविंसेस, कि इतना बड़ा ह्यूज शेयर डिस्ट्रीब्यूट वो कर सकें। तो वो बहुत परेशान है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि प्रोविंसेस को काम दिया गया था, टारगेट दिया गया था कि उन्होंने जो है रेवेन्यू जनरेट करना है, क्योंकि प्रोविंसेस जो है आपका जो है जो व्हीकल्स का टैक्स है वो कलेक्ट करता है। प्रोविंसेस आपका जो है प्रॉपर्टी टैक्स प्रोविंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। एक्साइज से टैक्सेशन का जो डिपार्टमेंट है वो प्रोविंसेस के पास चला गया था। अभी जो है फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू वो आपकी फेडरेशन के पास है, जिसके पास सिर्फ इनकम टैक्स आता है, कस्टम ड्यूटी टैक्स आता है और जनरल सेल्स टैक्स आता है आपकी FBR के पास, जो उसके पास है। बाकी सारे जितने भी टैक्सेस हैं वो प्रोविंसेस ही कलेक्ट करते हैं। तो वो जो रेवेन्यू उनको दिया था कि आपने इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, प्रोविंसेस वो भी नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी कोई इतनी मज़े की नहीं मतलब चल रही। फिर प्रोविंसेस को जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई है उसमें ये हो रहा है कि हर प्रोविंसेस अपना ही डिसीजन मेकिंग करता है, मतलब वो फेडरेशन को इतनी वो नहीं देता, इट्स नॉट पेइंग एनी हीट टू फेडरेशन। बट स्टिल अगर देखा जाए कि जो प्रोविंसेस हैं वो अपनी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय कर रहे हैं और वो फेडरेशन को इट्स नॉट पेइंग दैट मच हीट। अगर आप देखें करंट एनालिसिस करें सिचुएशन का, तो बलूचिस्तान में 19 मई तक वो जो है शटर डाउन स्ट्राइक करके बैठे हुए हैं, लाइक इट्स अ प्रॉपर लॉकडाउन इन बलूचिस्तान राइट नाउ। सिंध वाले सिंध इज़ कन्फ्यूज रिगार्डिंग कि व्हाट दे शुड डू। पंजाब ने लॉकडाउन में नरमी कर ली कि हर प्रोविंस अपना डिसीजन मेकिंग कर रहा है। ठीक है, फेडरल इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, फेडरेशन सिर्फ सजेशंस दे रही है। सो दिस इज़ समथिंग व्हाट इमरान खान इज टेंस अबाउट। इसी वजह से वो रिवर्स बैक करना चाहता है 18 अमेंडमेंट को। लेकिन 18 अमेंडमेंट रिवर्स इतनी आसानी से नहीं हो सकती जब तक हमें 2/3 मेजॉरिटी हमारी जो है राज़ी नहीं होगी। और अपोजिशन में आप देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद जो है पहले तो कोई भी बंदा कॉन्स्टिट्यूशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता, और इन केस अगर किसी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की कोशिश की तो वो बहुत हाई क्राइम माना जाएगा। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू 18 अमेंडमेंट प्रेसिडेंट जो आपका प्राइम मिनिस्टर है वो 2 से ज़्यादा टर्म के लिए आ सकता है। इट्स नॉट लाइक कि वो सिर्फ 2 टर्म के लिए आएगा। तो नवाज शरीफ कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसने अपनी 2-3 टेन्योर्स ऑलरेडी कर ली हैं, और अगर 18 अमेंडमेंट रिवर्स बैक हो गई तो उसका कोई नेक्स्ट चांस नहीं बनेगा। तो इस वजह से मतलब जो आपकी अपोजिशन है वो इस चीज़ पे नहीं मान रही, और एक कन्फ्लिक्ट सा चल रहा है कि 18 अमेंडमेंट शुड बी रिवर्स बैक, क्योंकि प्रोविंसेस अपनी रेवेन्यू नहीं सही से जनरेट कर रहे, प्रोविंसेस कंसेंसस नहीं करते, कोई भी बात होती। जैसे काला बाग डैम था, काला बाग डैम पे जो है पंजाब वॉज रेडी, बट फिर सिंध ने और NWFP ने मतलब खैबर पख्तूनख्वा ने काफ़ी मतलब इस पे बातें की, और उन्होंने ये कहा कि काला बाग डैम से जो है आपका नौशहरा जो सिटी है वो डूब जाएगी। सो इस तरह की चीज़ें मतलब कोई भी अगर फेडरेशन फैसला करती है तो उसमें जो है प्रोविंसेस जो हैं कंसेंसस शो नहीं करते, रेडी नहीं होते, और जिसकी वजह से फेडरेशन जो है अपनी पूरी तरह से पावर्स को यूज़ नहीं कर पा रही। तो जिसकी वजह से लाइक फेडरेशन इज़ वे टू टेंस अब रिगार्डिंग दिस ऑन गोइंग इशू। और ये एक सारी आपकी ओवरऑल 18 अमेंडमेंट थी, जिसमें मैंने आज आपको बताया कि प्रोविंसेस का नाम चेंज हो गया। फिर 18 अमेंडमेंट में 25 आर्टिकल के मुताबिक गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर फ्री एजुकेशन अप टू एज ऑफ 16 ईयर्स। कि
16 साल तक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि वो हर बच्चे को फ्री एजुकेशन इंश्योर करे, ठीक है। ये आपकी 18 अमेंडमेंट में आया। फिर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन आपका एक आर्टिकल ऐड हुआ कि हर इंसान को हक है जानने का, वो 18 अमेंडमेंट में चीज़ ऐड हुई। प्रोविंसेस के नाम जो हैं थोड़े से बदले गए, जिसमें NWFP खैबर पख्तूनख्वा बन गया, बलूचिस्तान में O ऐड हो गया, सिंध में H ऐड हो गया। प्रेसिडेंट की पावर्स बहुत रिड्यूस कर दी गई, वो नॉमिनल हेड बन गया। और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को हेड करने वाला जो आपका पहले प्रेसिडेंट था वो प्राइम मिनिस्टर में चेंज हो गया। अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का काम है कि वो हर 90 डेज़ के बाद मिले, मीटिंग करे और डिस्कस करे द इश्यूज़ ऑफ द प्रोविंसेस। तो मतलब 18 अमेंडमेंट से काफ़ी चेंजेस आई, स्पेशली प्रोविंसेस को बहुत ऑटोनमी मिल गई है। कॉन्करेंट लिस्ट जो आपकी, जिसमें दोनों फेडरेशन और आपकी प्रोविंसेस लेजिस्लेट करते थे और फाइनली फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाता था, अब वो बिल्कुल अबॉलिश कर दी गई है। और बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो अंडर प्रोविंसेस आ गए, प्रोविंसेस को बहुत सारे सब्जेक्ट्स की पावर दे दी गई है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट 18th अमेंडमेंट। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मेरा एनालिसिस है कि 18th अमेंडमेंट में कि आई एम नॉट कि वो रिवर्स हो, मैं इस कंट्रोवर्सी पे बात नहीं करना चाहती, मतलब हाँ कि वो रिवर्स बैक हो या वो रहे। बट द थिंग विच इज़ क्वाइट वरिंग अबाउट कि अगर 18 अमेंडमेंट रिवर्स बैक नहीं होती तो NFC अवार्ड में शेयर क्या होगा प्रोविंसेस का? क्या वो अब भी 42.5% ही शेयर रहेगा प्रोविंसेस का? क्योंकि प्रोविंसेस को शेयर मिलता है अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। और फिर सेकंड जो चीज़ देखी जाती है उनकी प्रोविंसेस की गुर्बत देखी जाती है, तो उसके मुताबिक उनको शेयर मिल रहा है। अगर क्या पाकिस्तान ये चीज़ अफोर्ड कर सकता है कि वो इतना बड़ा शेयर प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट करे? क्योंकि हम लोगों पे इकोनॉमिक क्राइसिस वी आर फेसिंग बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। हमारी करेंसी काफ़ी डिवैल्यूएट हो गई है, हमारा कैपिटल फ्लाइट हो गया है, मतलब हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर जा चुकी है मुल्क से। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं बिकॉज बॉर्डर्स आर क्लोज्ड। फिर उसके बाद आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हैं, तो इकोनॉमिक क्राइसिस हम पे काफ़ी हैं और हम पे ऑलरेडी 41 ट्रिलियन का लोन है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी लाइक सीरियस कि व्हाट शुड पाकिस्तान डू, बिकॉज पाकिस्तान के पास इतना रेवेन्यू नहीं है, तो कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो इतना एक्सपेंडिचर कैसे करेगा? दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस अबाउट। ओके फाइन। So girls and boys, if you're having any question you can ask, because I was talking about 18 amendment, so I was busy in that, तो मेरे पास इतना वो like I have not seen the comments, so now I'm going to take your questions. You can ask your questions if you want to. Okay, instead of joining. Okay. Okay, like I'm just finding the questions जिसका Thank you so much Aruj Zafar for your kind remarks. Please ask your question. How military takeover can be prevented by this amendment? मिलिट्री टेक ओवर इसलिए प्रिवेंटेड हो सकता है कि पहले ये होता था कि मिलिट्री आती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी स्टेट में या मतलब कंट्री में अनार्की आ गई है, मतलब आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है सिस्टम और बहुत ज़्यादा मतलब मसले चल रही हैं, अनार्की आ गई, क्योस हो गई है, तो मिलिट्री टेक ओवर आ जाता था। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाती थी, कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाती थी और मिलिट्री की डिक्टेटरशिप आ जाती थी और एमरजेंसी लग जाती थी मुल्क में। अब ये चीज़ जो है ख़त्म हो गई है। एमरजेंसी जो है प्राइम मिनिस्टर लगा सकता है
और अगर कोई भी बंदा कॉन्स्टिट्यूशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करता है, इवन जुडिशरी भी, तो उससे ये होगा, नल एंड वाइड जुडिशरी भी डिक्लेयर करती है, तो उससे ये होगा कि आपकी मिलिट्री जो है ये बहुत बड़ा हाई क्राइम माना जाएगा और वो डिक्लेयर नहीं हो सकती. ओके, आई हैव अ क्वेश्चन. ओके, सो आई हैव अ क्वेश्चन कि मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया मिलिट्री टेक ओवर का. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ. आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया हो कि मिलिट्री टेक ओवर किस तरह आप जो है प्रिवेंट हो सकता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी डिक्लेयर करने से पहले भी प्रोविंसेस से उसकी कंसेंसस लेगा कि प्रोविंसेस इस बात को मानते हैं या नहीं मानते. उसके बाद अगर मिलिट्री आती है और वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को नल एंड वाइड डिक्लेयर करने की कोशिश करेगी, तो वो मिलिट्री टेक ओवर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत हाई क्राइम हो गया है. 18th अमेंडमेंट के बाद कोई भी अगर बंदा कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्लेयर करता है कि ये नल एंड वॉइड है, और कॉन्स्टिट्यूशन जब नल एंड वॉइड डिक्लेयर होती तब भी आपकी जो है मिलिट्री टेक ओवर आता है, और तब भी डिक्टेटरशिप आती है, क्योंकि मिलिट्री अपना रूल चलाती है, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलती. ओके, हाँ, फाइन. वतन ज़ेब एम्बेसडर्स जो होते हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में सर्व करते हैं, जो कमिश्नर्स होते हैं वो पाकिस्तान में सर्व करते हैं. दिस इज़ द डिफरेंस. अक्सर सर्वर बॉटनी की बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स यही हैं कि आप बॉटनी रख सकती हो और जोलॉजी भी रख सकती हो या बायोलॉजी भी रख सकती हो, बट स्कोरिंग इतने नहीं है और ये सब्जेक्ट्स इतने ओवरलैप नहीं करते और सब्जेक्ट्स के साथ, तो इस वजह से इट वुड नॉट बी अ सेफ चॉइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. तो ये सेफ चॉइस नहीं होगी. बैचलर्स के बाद यू कैन गो फॉर CSS एग्जामिनेशन. यस. ओके, जावेद अली, दिस अकेडमी इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑनलाइन क्लासेस. सारी अकेडमीज आजकल ऑनलाइन क्लासेस करवा रही है बिकॉज ऑफ कोविड-19. देयर इज़ अ प्रॉपर लॉकडाउन, और जो हालात देखे जा रहे हैं, जो कंस्पायरेसीज थ्योरीज आ रही हैं, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इतनी जल्दी खुलेंगी. सो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम बाय सिटिंग एट होम एंड गॉसिपिंग एंड प्लेइंग गेम्स. यू शुड यूज़ दिस टाइम बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, और आपको इसको पढ़ाई में यूज़ करना चाहिए. ठीक है. NFC अवार्ड इज सामिन. NFC अवार्ड मीन्स नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, और ये जो है इसमें शेयर दिया जाता है आपके प्रोविंसेस को. लास्ट NFC अवार्ड में 47.5% शेयर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट हुआ था अमंग प्रोविंसेस, जिसकी इस बेसिस पे हुआ था कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है, प्रोविंसेस में पॉवर्टी रेट कितना है, गुर्बत कितनी है, इस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था. Okay, fine. Manzoor Ahmed Buledi. How practically 18th Amendment changed the fate of common people? ये तो आप आप देख सकते हैं कि आप किस प्रोविंस के हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सिंध के हैं या बलूचिस्तान के हैं या पंजाब के हैं, आप ये ख़ुद ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि आपका कितनी किस्मत बदली है आफ्टर 18th अमेंडमेंट, कि आप लोगों को कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या आप लोगों को कितनी फ़ायदे हो रहे हैं आफ्टर 18th अमेंडमेंट, क्योंकि प्रोविंसेस को प्रोविंशियल ऑटोनमी दे दी गई है.
हर चीज़ जो है प्रोविंसेस के अंडर है, इवन एजुकेशन एवरीथिंग। सो प्रोविंसेस को जो है फेडरल जो है रिसोर्सेज दे रही है, वो फेडरेशन जो है प्रोविंसेस को फंड्स दे रही है। अब प्रोविंसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह फंड्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, किस तरह रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कितनी अच्छी एजुकेशन इंश्योर कर रहे हैं, और कितने प्रोविंसेस के लोगों की किस्मतें बदल चुकी हैं, कितनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है प्रोविंसेस ने पैदा की हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू फेडरेशन, फेडरल गवर्नमेंट जो है सेटिस्फाई नहीं है प्रोविंसेस की परफॉर्मेंस से, बिकॉज उन्होंने जो एक्सपेक्टेशंस की थी प्रोविंसेस ने उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं किया। सो इस वजह से फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि मैं रिवर्स कर दूं, और इससे जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, और जो है एक मुल्क की जो हम लोग हमारी जो इकॉनमी कोलैप्स कर रही है वो भी कोलैप्स होने से बच जाएगी, क्योंकि वी आर फेसिंग द इशू ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन नाउअडेज। I graduate in microbiology. Which subject should I select for appearing in CXS exam? मुबशर, आप अगर सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट चूज़ करोगे सो इट विल बी अ गुड चॉइस एंड अ सेफेस्ट ऑप्शन एज वेल, क्योंकि इट डज़ नॉट मतलब ये इट डज़ नॉट मैटर कि आपने किस चीज़ में ग्रेजुएशन की है। द थिंग इज़ दैट कि आपने जब भी ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, आपने देखना होता है कि ये सब्जेक्ट्स किस किस के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में आपने कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़नी है, और कॉन्स्टिट्यूशन में 18 अमेंडमेंट इज यू ऑल्सो हैव टू स्टडी, और 18 अमेंडमेंट को आप करंट अफेयर्स में भी पढ़ोगे, 18 अमेंडमेंट को आप पाकिस्तान अफेयर्स में भी पढ़ोगे। सो दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट इज़ ओवरलैपिंग विद अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, कि मतलब आप इसमें भी ये टॉपिक कवर कर लोगे और सब्जेक्ट्स में भी कवर हो जाएगा। इस तरह आपका जल्दी कवर होगा सिलेबस, और इस तरह स्मार्ट स्टडी जो है आप करके आसानी से CSS पास कर सकते हो। जावेद अली, मैंने कहा है कि PM कॉन्स्टिट्यूशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता, ना जुडिशरी ना ही प्राइम मिनिस्टर। और अगर वो क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्राइम अब माना जाएगा अकॉर्डिंग टू 18th अमेंडमेंट। आई गेस आपने सही से सुना नहीं है, या आप ने सीरियसली ध्यान नहीं दिया कि मैं क्या बोल रही थी। प्रेसिडेंट की पावर्स एक नॉमिनल हेड हो गई 18th अमेंडमेंट के बाद। यू कैन सी आरिफ अलवी के पास कोई पावर्स नहीं, सारी प्राइम मिनिस्टर्स के पास पावर है। जब आपकी 18th अमेंडमेंट नहीं आई थी और जब प्रेसिडेंट जरदारी था तो उस टाइम पे जरदारी प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर नहीं था, उसके पास बहुत पावर्स थी। अब वो सारी पावर्स जो हैं प्राइम मिनिस्टर के पास चली गई हैं आफ्टर 18th अमेंडमेंट। अलीवान, अब फेडरल गवर्नमेंट बहुत सारे कंसिक्वेंसेस फेस कर रही है ऑलरेडी। फेडरल गवर्नमेंट मतलब ये इल्ज़ाम लगाती है इस पर आपके प्रोविंसेस पे कि बिकॉज ऑफ द प्रोविंसेस आप हम लोग वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसकी नेक्स्ट बात देखें कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ये कहती है कि हम कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, अगर कोई भी हम फैसला लेना चाहते हैं तो हम उस पर जो है प्रोविंसेस वो नहीं होते, राज़ी नहीं होते, और कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है आपकी सेनेट की। तो इस वजह से जो है फेडरल गवर्नमेंट इज़ नॉट दैट मच हैप्पी। फिर फेडरल गवर्नमेंट को इतना बड़ा शेयर देना पड़ रहा है प्रोविंसेस को, और प्रोविंसेस कुछ कर नहीं रही हैं, वो रेवेन्यू जनरेट कर नहीं रही हैं। फिर इसके अलावा जो है आपका अगर देखा जाए हर प्रोविंसेस अपना फैसला खुद कर रहा होता है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखें, इंडिया में जो इवन स्टेट्स का गवर्नर भी होता है वो भी बाय द ओपिनियंस और रिकमेंडेशंस ऑफ लोकसभा अपॉइंट होता है। लेकिन इधर हमारे मतलब मुल्क में हर प्रोविंस ने अपना गवर्नर खुद अपॉइंट किया है, कि किसी से ओपिनियंस या रिकमेंडेशंस नहीं ली गई। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी फेडरल कैरेक्टर है, लेकिन इंडिया ने उसकी 28 स्टेट्स हैं
कुछ कहीं आता 29 स्टेट्स हो गई, लेकिन उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी स्टेट्स को इतनी पावर नहीं दी जितनी हमने अपनी स्टेट्स को पावर दी हुई है। अमेरिका ने भी जो है एक फेडरल स्टेट है, उसमें भी सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, इतनी स्टेट्स के पास पावर नहीं है। अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, लेकिन उसमें इतनी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इतनी स्टेट्स को ऑटोनॉमी नहीं दी हुई जितनी पाकिस्तान ने दी है, क्योंकि सब ये जो कंट्रीज़ हैं जो एक वन ऑफ द राइजिंग इकॉनमी है, अमेरिका इज़ द सुपर पावर राइट नाउ और बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है, इंडिया इज़ द राइजिंग इकॉनमी, ये सब ये चीज़ फील करते हैं कि अगर हमने स्टेट्स को ज़्यादा पावर दे दी तो हम लोग इकोनॉमिक रिसेशन में चले जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट अली अवान के फेडरल को ये जो देख रही है 18th अमेंडमेंट को अच्छा नहीं समझ रही फेडरल गवर्नमेंट, और इसलिए इमरान खान की गवर्नमेंट रिवर्स बैक कर रही है। Okay, ma'am, what about chaotic situation if due to corona virus cannot be able to ensure lockdown? अब यही तो मैं आपको बता रही हूँ, कोविड फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि मतलब लॉकडाउन जो है इस तरह का हो कि एक प्रॉपर लॉकडाउन हो। पहले शुरू में जब फेडरल गवर्नमेंट ने ये कहा था तो वो चीज़ जो है फेडरल गवर्नमेंट की सिर्फ इम्प्लीमेंट हुई पंजाब में, बलूचिस्तान ने अपना लॉकडाउन किया, सिंध ने अपना लॉकडाउन किया और KPK अपना कर रहा है। अब बलूचिस्तान की मैं कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़ी थी, बलूचिस्तान ने कहा कि मैं कर्फ्यू लगा रहा हूँ। अब ये बलूचिस्तान कर्फ्यू लगा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि पंजाब भी उसको ये चीज़ पंजाब में भी अप्लीकेबल है। मतलब प्रोविंसेस की अपनी चॉइस है, उनको पूरी ऑटोनॉमी दी हुई है, वो अपनी प्रोविंस में जो मर्जी चाहे डिसीजन कर सकते हैं। तो अब फेडरल गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकती। कोविड-19 ये जाहिद मैंने आपका आंसर दिया है। वकास खान तनूली, what would be the future of fresh graduates after pandemic? देखिए वकास खान, फ्यूचर इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि अगर देखा जाए जो कंस्पायरेसीज थ्योरी आ रही हैं रिगार्डिंग कोविड-19 तो बहुत सारी जो है मतलब हम लोग आगे देखें तो बहुत ज़्यादा डार्क डेज आने वाले हैं हर कंट्री के। सबसे बड़ी वजह ये है कि आपकी जिस पे हम लोगों की एक डिपेंडेंस थ्योरी चल रही है, ठीक है। हम लोग जो है डिपेंडेंट है अपॉन द डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है। तो आपकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आजकल फेस कर रही हैं। तो अब काफ़ी जो है लोग जॉब से निकल गए हैं बिकॉज देयर इज़ अ लॉकडाउन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ नहीं चल रही। आपकी जो है डिमांड कम हो गई है, सप्लाई ज़्यादा है, ऑयल की कीमतें कम हो गई हैं इस वजह से, क्योंकि ऑयल की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम हो गई है। तो जितनी भी जैसे आपकी ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, रशिया हो गया, तो ये जो कंट्रीज है जिनकी इकॉनमी ऑयल पे ये बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगी अगर कोविड-19 बिल्कुल सही तरह से नहीं मतलब इस ओवरकम नहीं हो पाया। और ऑब्वियसली अगर ये कंट्रीज कोलैप्स कर जाती हैं तो पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, कुछ रशिया में जाके काम कर रहे हैं एज अ लेबर, कुछ अमेरिका में कर रहे हैं। तो अगर इन कंट्रीज की इकॉनमी कोलैप्स करती है तो सबसे पहले उन्होंने उन्हीं वर्कर्स को निकालना है जो इमिग्रेंट्स हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारी मतलब जॉब लोग जो हैं जॉबलेस होने वाले हैं अगर ये चीज़ कंटिन्यू रही, क्योंकि स्टिल वैक्सीन इज़ इन द प्रोसेस, वैक्सीन अभी तक नहीं बनी और मतलब स्टिल देयर इज़ अ डिफरेंट कंस्पायरेसीज के वैक्सीन बनेगी लेकिन उसमें भी माइक्रोचिप्स होंगी दैट विल गोइंग टू मैनिपुलेट और अल्टर द जीन्स ऑफ द पर्सन, और इट विल बी लॉन्च आफ्टर begging in front of the technocrats. So we are waiting for the vaccines. Let's see what will happen after the launch of a vaccine. Ma'am, I graduated in microbiology. Can you please let me know which subject should I? I've already answered you कि microbiology में अगर आप graduated हुए तो क्या है? जावेद अली, जब कोई मिलिट्री टेक ओवर होता है तो वो एक काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप होती है गवर्नमेंट, ठीक है। मार्शल लॉ डिक्टेटरशिप, ठीक है बस, ओके फाइन।
अगर इस इंजीनियर सर जामिन ख़ान, मेरा ओपिनियन ये कि 18 अमेंडमेंट को रिवर्स बैक हो जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे वी आर फेसिंग द इश्यू ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। हमारे पास ऑलरेडी वी हैव टू पे 41 ट्रिलियन लोन, और इस टाइम पे हमारी बजट हमें इतनी इजाज़त नहीं देता कि हम प्रोविंसेस को इतना शेयर दे सकें, और प्रोविंसेस कहीं भी चीज़ पे, किसी भी चीज़ पे कंसेंसस शो नहीं करते। कोई भी अगर फेडरल गवर्नमेंट फैसला करती है, फेडरल गवर्नमेंट की पावर बहुत लिमिटेड हो गई है, तो और प्रोविंसेस को जो मतलब उन्होंने जो चेंज करना था फेट ऑफ पीपल, प्रोविंसेस इतनी कामयाब नहीं होंगी चेंज करने में फेट ऑफ द पीपल। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास दोबारा से पावर आ जानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है फेडरल गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसी चेंजेस लाएं जिससे सारी मतलब मुल्क को ओवरऑल फ़ायदा हो और हम लोग इकोनॉमिक रिसेशन से बाहर आ जाएं। अमजद अनवर, मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी आपका बैकग्राउंड हो, सोशल साइंसेस विल बी आ सेफ चॉइस अगर आप इस तरह के सब्जेक्ट रख लें। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यूरोपियन हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री, जेंडर स्टडीज़, क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट्स आप रखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे भी हैं, स्कोरिंग भी हैं और ओवरलैप भी करते हैं। रिजवान अली हिंद यही है कि अगर आप अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स मैगज़ीन पढ़ा करें, जिसमें डिप्लोमेट के मैगज़ीन्स आती हैं, ग्लोबल पॉइंट एज के हैं, और उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़ के इकनॉमिस्ट है, फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन है। ये पढ़ेंगे आपकी खुद करंट अफेयर्स बनेंगी। इनामुल्लाह ख़ान, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पॉलिटिकल साइंस क्यों रखना चाहिए और आईआर क्यों नहीं रखना चाहिए। मैं आईआर के अगेंस्ट नहीं हूँ। जो लोग काफ़ी अच्छी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं और जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ है इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने का, इंटरनेशनल मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, फॉरेन अफेयर मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, तो दे शुड गो फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन जिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, या जो लोग कहते हैं कि बस हम बुक्स को ही पढ़ें, और जो कहते हैं कि एक पेपर की हम प्रिडिक्शन कर सकें कि गेस्ट पेपर ये आएगा, वो इस बेस पे उनकी मतलब स्टडी रिलाई करती है, तो वो पॉलिटिकल साइंस रखें, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट नहीं है। पॉलिटिकल साइंस को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या चीज़ आनी है, क्या चीज़ नहीं आनी। यार में कुछ भी आ सकता है। अभी रशिया और सऊदी अरेबिया की ऑयल के ऊपर ऑयल वॉर चल रही है, प्राइस ऑयल वॉर, तो ये आपने आईआर के लिए तैयार करनी है। ब्रेग्जिट आपने आईआर के लिए भी तैयार करना है, करंट अफेयर्स के लिए भी तैयार करना है। आपने इंडिया और अमेरिका की जो कैसा एग्रीमेंट साइन हुआ या लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम साइन हुआ, ये आपने इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए तैयार करना है। आपने अमेरिका का रोल साउथ चाइना सी में देखना है, ये भी आपने इंटरनेशनल रिलेशन के लिए तैयार करना है। आईआर में ये नहीं आपने देखना कि पाकिस्तान का रिलेशन ईरान के साथ कैसा है या और नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसा है। आपने सारे मुल्कों को देखना होता है कि इसका रिलेशन क्यों ख़राब है। आईआर में आप वेनेजुला के बारे में भी पढ़ेंगे कि वेनेजुला की इकॉनमी क्यों कोलैप्स की, क्योंकि वो एक सोशलिस्ट स्टेट थी, उसकी इकॉनमी जो है ऑयल डिपेंडेंट इकॉनमी थी, और जब उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हुई और उसकी जब ऑयल की एक्सपोर्ट ख़त्म हो गई तो इकॉनमी कोलैप्स कर गई। अब लोग माइग्रेट कर रहे हैं वेनेजुला से। इस तरह की हर चीज़ जब आप पढ़नी पड़ेगी आपको, तो ये आपने आईआर आप रख लें। अगर आप नहीं पढ़ सकते इतनी डिटेल में, इतना डिटेल एनालिसिस नहीं कर सकते, अगर आपका एनालिसिस नहीं इतना स्ट्रॉन्ग, देन यू शुड गो फॉर पॉलिटिकल साइंस। मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे सीएसएस एस्पिरेंट को क्रिटिसिज्म नहीं कर रही हूँ। हर इंसान का अपना ओपिनियन होता है और एवरीवन हैज़ राइट टू गिव इट्स ओन ओपिनियन। मैंने अपना ओपिनियन दे दिया कि हो जानी चाहिए। आई एम इन द फेवर ऑफ पीटीआई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। और प्रोविंसेस भी अपनी जगह सही है, लेकिन इस टाइम पे ये ऐसे हालात नहीं है कि इस चीज़ को एक कंट्रोवर्सी बनाई जाए।
और हम लोग एक टिपिकल पाकिस्तानियों वाला जहन यूज़ करें। हमने एनालाइज करके सिचुएशन को देखना होता है कि इस टाइम पे हो क्या रहा है। इट्स नॉट ऑल अबाउट योर ओन हैप्पीनेस, इट्स अबाउट द हैप्पीनेस ऑफ ऑल पाकिस्तानीज। अगर पाकिस्तान की इकॉनमी कोलैप्स करेगी तो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट इफेक्ट नहीं होगी, प्रोविंसेस को भी कुछ नहीं मिलना, सारे प्रोविंसेस भी इफेक्ट होंगे। तो दिमाग से सोचना होता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेडरल लेजिस्लेटिव। मैं अमजद पहले बता चुकी हूँ कि कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो अबॉलिश्ड हो गई है। पहले कॉन्करेंट लिस्ट पर आपकी दोनों लेजिस्लेट करते थे, फेडरल भी लेजिस्लेट करती थी, प्रोविंसेस भी। अब इसको अबॉलिश कर दिया गया है और जो आपकी पावर्स हैं वो ज़्यादा मैक्सिमम पावर्स प्रोविंसेस को दे दी गई हैं। दानियाल खालिद डीएमजी ग्रुप जो होता है ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप होता है, जिसमें आप मैनेजमेंट में जाते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हो, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। और जो पुलिस सर्विस होती है वो आपकी आप पुलिस सर्विस में ज्वाइन करते हो। ये डिफरेंस है। गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी नहीं है ऑब्वियसली। अगर 18 अमेंडमेंट को रिवर्स बैक करना है तो 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होगी आपकी पार्लियामेंट की, तो उसके बिना 18 अमेंडमेंट रिवर्स बैक नहीं हो सकती। तो इमरान खान सोच रहा है, लेकिन आपकी अपोजिशन इस चीज़ पे राज़ी नहीं है। ठीक है। मैम ऑलरेडी देयर आर मल्टीपल पैरेलल एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, मेकिंग एजुकेशन प्रोविंशियल मैटर विल फर्दर exaggerate the situation. How to tackle this? Yes, मुनीब अहमद, यू आर वेरी राइट कि हमने एजुकेशन जो है सिस्टम उसको दे दिया है, क्या कहते हैं, लाइक प्रोविंसेस का ये जो मैटर बना दिया है। और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम है, जैसे कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम है, मदरसा एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान में, फिर उसके बाद आपका उर्दू मीडियम एजुकेशन सिस्टम है। तो एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम हमें चाहिए कि पूरे मुल्क में एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम हो। और ये फेडरल गवर्नमेंट तभी कर सकती है कि अगर 18 अमेंडमेंट रिवर्स बैक हो जाए और वो इंश्योर करे कि पूरे मुल्क में एक अच्छी एजुकेशन और यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम हो, जिसमें हर बंदा, ये मीडियम का फ़र्क ना हो कि इंग्लिश मीडियम वाले लोगों को ज़्यादा आता हो या उर्दू मीडियम वालों को कम आता हो। हर बंदे को दोनों लैंग्वेजेस सही तरीके से आती हों, स्टूडेंट इतने कम्पिटेंट हो या इतने कैपेबल बन जाएं कि वो कोई भी जो एग्ज़ाम है, जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्ज़ाम होता है, वो क्वालिफाई कर सकें। बिकॉज ऑफ डिस्पैरिटीज़ बिटवीन द एजुकेशन सिस्टम और बिकॉज ऑफ द किसी प्रोविंस का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, किसी का अच्छा है, इसकी वजह से जो है जो आप लोग अंडर प्रिविलेज एरियाज से आते हैं या इस तरह के प्रोविंसेस से आते हैं जहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा फेस करते हैं क्राइसिस, स्पेशली व्हेन दे आर अपीयरिंग इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके फाइन, एज फार एज मॉडर्न गवर्नमेंट्स आर कंसर्न्ड। इब्रार अहमद, डेमोक्रेसी तो फ्लरिश हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली पहले डेमोक्रेसी इसलिए फ्लरिश नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ द मिलिट्री टेक ओवर्स। लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी को कंपेयर करें विद इंडियन डेमोक्रेसी, इंडिया इज़ द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कि इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी है, इंडिया में जो है यूनिटरी स्टेट है, मतलब
इधर इंडिया में फेडरल करेक्टर है, स्टेट्स हैं, लेकिन स्टेट्स के पास पावर नहीं है। इंडिया में कोई भी लॉ जो है पास करना इतना मुश्किल नहीं है। इंडिया ने सेकंड सिटीजनशिप बिल पास कर दिया, उसमें उसने स्टेट से कंसेंसस नहीं लिए, स्टेट से नहीं पूछा या उनसे नहीं पूछा कि हम पर करें या नहीं करें पास, क्योंकि अगर वो पूछता, जैसे असम एक स्टेट है, बंगाल एक स्टेट है, इस तरह की वो स्टेट से पूछता तो उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी थे, और ऑब्वियसली दिस बिल इज़ अगेंस्ट द मुस्लिम्स, क्योंकि इसमें बता दिया गया था कि मुस्लिम्स जो मिनॉरिटीज़ हैं जिनके पास कोई सबूत नहीं है कि दे आर इंडियन सिटीजन्स, तो उनको मुल्क से जो है वो निकाल दिया जाएगा या उनके ऊपर मतलब उनके ऊपर इंक्वायरीज चलेंगी। तो अगर ये स्टेट्स के पास पावर होती तो स्टेट्स जो हैं ऑब्वियसली हर्डल्स क्रिएट करती, लेकिन नहीं थी। इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दी, सेकंड सिटीजनशिप बिल पास कर दिया, फिर आर्टिकल रिवोक कर दिया, कश्मीर में उसने जाके अपनी एक जो है उसको प्रॉपर एनेक्स कर लिया। सो इंडियन डेमोक्रेसी जो है बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है, और वो इस वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है। अगर आप किताबों में पढ़ें तो उसका यूनिटरी करैक्टर की वजह से वो स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। मुबशर तानोली, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। घर से भी आप अगर अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो और अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे तो आप घर से भी अच्छी तरीके से तैयार करते हो। एकेडमी बंदा इसलिए ज्वाइन करता है क्योंकि वो गाइडेंस ले लेता है, बंदे को पता नहीं होता कि कहाँ से स्टार्ट करना है। क्योंकि जब बंदा मतलब न्यू होता है, स्टूडेंट होता है, वो जब बुक खोलता है तो उसे समझ नहीं होता कि वेयर वन शुड स्टार्ट। तो अकेडमी इस चीज़ में गाइड करती है कि कैसे पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं। दिस इज़ व्हाट और दिस इज़ हाउ एन अकेडमी हेल्प्स। अमजद लतीफ़, प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस दोबारा पूछ लो, और मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बड़ी डीपली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि 18 अमेंडमेंट से बहुत सारी पावर्स प्रोविंसेस के पास चली गई हैं। ठीक है। Oh God, man, founder of Pakistan was in favor of Caribbean government. अनवर अली, मैं ये नहीं कह रही कि अगर फेडरल के पास ज़्यादा पावर होगी तो हम फ्लरिश करेंगे। हमने 2010 से पावर्स दी हुई प्रोविंसेस को, तो प्रोविंसेस को पावर दे के हम कौन सा बहुत फ्लरिश कर रहे हैं या कौन सा बहुत ज़्यादा हमारी इकॉनमी स्ट्रांग हो गई है, ये जीडीपी की ग्रोथ हुई है। वी आर फेसिंग द इश्यू ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, वी आर गोइंग थ्रू इन्फ्लेशन रेट। हमारा इन्फ्लेशन रेट भी पाकिस्तान का 9.5% पे जा चुका है करंटली। तो आई एम नॉट सेइंग दैट। और जो आप एग्जांपल दे रहे हो उसकी स्विट्ज़रलैंड की, और हाँ बिल्कुल वहाँ है कन्फेडरेशन, और उसकी वो इस वजह से क्योंकि उसकी डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारे कंट्री को एक माना जाता है कि ये शिकार है, ओलिगार्की का शिकार है, जिधर फ्यू लीड्स जो हैं रूल कर रहे हैं कंट्री को। ठीक है, जिसमें आपकी मतलब कुछ पार्टीज हैं जो रूल करती हैं, तो उसको इतना डेमोक्रेटिकली इसलिए स्ट्रांग नहीं मानी जाती। CSS और PMS के लिए आप मैगजीन्स को मतलब अप्रोच कर सकते हो, दैट्स ऑल। ओह गॉड,
पॉलिटिकल साइंस की बुक है, लाइक मजरुल हक की बुक है पॉलिटिकल साइंस की, जॉर्ज हरमन की बुक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। उसके अलावा जो आपकी बुक है उसकी अतर इस्माइल के नोट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, और एक बुक है कारवान की। दीज आर द गुड बुक्स, अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से पॉलिटिकल साइंस समझ आ जाएगी। जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन्स आर गुड टू स्टडी, और मैंने उनकी करंट अफेयर बुक्स नहीं पढ़ी, जहांगीर की मैगजीन्स आर गुड इनफ। एहतशाम शकील, मैं जिस तरह स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसमें मैं मेन पॉइंट्स सर फिलोसफर्स के कवर करवाती हूँ। कि जैसे प्लेटो है, उसने सारी आइडियल स्टेट पे बात की। फिर आपका जो अरिस्टोटल था वो बहुत एक रियलिस्ट था, उसने जो एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स दी थी। और फिर उसके बाद मैंने बताया जैसे मोंटेस्क्यू है, मोंटेस्क्यू ने इंग्लिश लोगों के ऑब्जर्व किया था और उसने कहा था कि इंग्लैंड में लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि उधर सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और आपकी जुडिशरी अलग है। फिर इसी तरह मैं बेंथम ने कहा था यूटिलिटेरियनिज्म का, उसने कॉन्सेप्ट दिया था कि गवर्नमेंट का काम है टू इंश्योर द हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, तो ये बेंथम ने कहा था। फिर इसी तरह आपकी जो था मैकेवली ने टिप्स दी थी कि एक स्टेट को कैसे रन किया जाता है। मैं जो भी चीज़ पढ़ाती हूँ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में या फिलोसफर्स पढ़ाती हूँ तो मैं करंट एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे मैकेवली की जो टिप्स थी इन द बुक प्रिंस, वो आजकल मोदी उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहा है अगर आप उसको करंटली देखें। सो माय स्ट्रेटजी इस कि मैं स्टूडेंट्स को इस तरह पढ़ाऊँ कि उनको करंटली भी पता चले कि किस तरह फिलोसफर्स की फ़िलासफ़ी जो है अभी भी एप्लीकेबल है या वो प्रैक्टिस में चल रही है। एक्सेप्ट प्लेटो, बहुत सारे फिलोसफर्स हैं जिनकी फ़िलासफ़ी प्रैक्टिस में चल रही है अभी भी। वो ऑब्वियसली व्हेन यू विल गोइंग टू ज्वाइन माय क्लास देन यू विल बी एबल टू नो कि कौन कौन से वो फिलोसफर्स हैं। सो दिस इज़ द आंसर फॉर टू एहतशाम शकील। Noor Alam Wazir, I wish to arrange a free class, but because students बहुत ज़्यादा हैं and obviously if someone is doing something तो इतना hard work without any reward कोई भी नहीं कर सकता। अगर 100 से 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाऊँ और फिर उनके असाइनमेंट्स चेक करूँ, उनको अपने नोट्स दूँ हैंड रिटन, उनके लिए पावर पॉइंट्स बनाऊँ, सो इट्स वे टू टफ। Yes, if you wanted to join my class, you can just click on the WhatsApp group which is given in the description and you can join. ओके अज़हर इकबाल गिल, आपने ऑलरेडी अगर CE 2020 की अटैम्प्ट दी है तो आपने उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट्स चूज़ किए होंगे ऑप्शनल्स, तो ऑप्शनल्स को अगली अटैम्प्ट में चेंज करना सही नहीं होगा क्योंकि आपने पहले ऑप्शनल्स बड़ी मेहनत से तैयार किए होते हैं, तो आप उन्हीं को देख लो, दोबारा से रिवाइज कर लो। अमैर मलिक, टिप्स फॉर एसे राइटिंग। एसे राइटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सबसे पहले डिफरेंट एसे पढ़ें डिफरेंट बुक्स से, ठीक है। उसके बाद एसे की जो एक होता है टॉपिक दिया होता है उसको कोशिश करें कि उस टॉपिक को हिट करने की कोशिश करें कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। फिर उसकी डायमेंशंस बनाएं कि अगर फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक आ जाता है वुमेन एम्पावरमेंट में, तो उसकी डायमेंशंस बनाएं कि पॉलिटिकली क्या वुमेन को किस तरह एम्पावरमेंट दी जा सकती है, सोशली किस तरह दी जा सकती है, इकोनॉमिकली कैसे दी जा सकती है। इस तरह डायमेंशंस में डिवाइड करें अपने एसे को और फिर उसमें आप पॉइंट्स बनाएं ताकि एग्जामिनर को भी पता चले कि यू आर क्लियर रिगार्डिंग द टॉपिक और आपने हर तरीके से जो है टॉपिक को हिट किया है।
अनवर अली, लास्ट ईयर्स में जब 18th अमेंडमेंट नहीं हुई थी तो सेंटर ने इसलिए कुछ वो फ्लरिश नहीं हो सका क्योंकि हमारी कंट्री जो थी वो डेमोक्रेटिकली बहुत ज़्यादा वीक थी। बार बार मिलिट्री टेक ओवर हुआ, जनरल ज़ियाउल हक आ गया, जनरल लियाया आ गया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ आ गया, जनरल अयूब खान आ गया। तो इस तरह के जो मिलिट्री टेक ओवर्स हुए और फिर पॉलिटिकल जो लीडर्स थे, वो जो एलीट्स थे हमारे, जिनकी वजह से हम कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स काइंड ऑफ ओलिगार्की, बिकॉज इसमें एक एलीट्स का रूल आ रहा है। वो पॉलिटिकली इतने एफिशिएंट नहीं थे, इसकी वजह से वो फ्लरिश नहीं कर सका। ये रीज़न नहीं है कि 18 अमेंडमेंट से पाकिस्तान फ्लरिश कर पाएगा और 18 अमेंडमेंट के को ख़त्म करने से पाकिस्तान फ्लरिश नहीं कर सकता। ये कोई रीज़न नहीं है। ये 18 अमेंडमेंट के साथ भी पाकिस्तान फ्लरिश कर सकता है अगर हर प्रोविंस अपना रोल अदा करें, अगर हर प्रोविंस जो है अपना रेवेन्यू टारगेट को फुलफ़िल करे। उनको हर इन प्रोविंस को रेवेन्यू टारगेट दिया हुआ है कि आपने अपने प्रोविंस से इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, क्योंकि प्रोविंसेस कलेक्ट करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोविंसेस कलेक्ट करें व्हीकल टैक्स, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ये सारे टैक्सेस कलेक्ट कर रही है। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो अपने रेवेन्यू की टारगेट को फुलफ़िल करें। आपके प्रोविंसेस को चाहिए कि वो कन्फ्लिक्ट ना करें हर छोटी बात पे, वो कंसेंसस करें, क्योंकि अगर इसी तरह कन्फ्लिक्ट चलता रहा कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगी। हमारा काला बाग डैम इसी वजह से नहीं बन सका क्योंकि कंसेंसस नहीं हो सके। हम वाटर क्राइसिस भी विल गोइंग टू फेस वाटर क्राइसिस सून, बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक तरबेला डैम है, वो भी एक्सपायर हो रहा है, उसकी एज हो गई है, वो काफ़ी एजड हो गया आपका तरबेला डैम भी। तो हर चीज़ पे एक कंसेंसस रिक्वायर्ड होता है प्रोविंसेस का। प्रोविंसेस को चाहिए कि वो रियलाइज़ करें कि इट्स विल बी द बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज द प्रोविंसेस एज वेल। ठीक है। ओके, MBBS स्टूडेंट्स जो हैं या इंजीनियर के जो स्टूडेंट्स हैं या बॉटनी जोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप सोशल साइंसेस रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो एक सेफ़ चॉइस होगी क्योंकि सोशल साइंसेस में बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं ओवरलैप करते हैं CSS के कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ। जैसे पॉलिटिकल साइंस ओवरलैप करता है करंट अफेयर, इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर के साथ, IR आपका करंट अफेयर के साथ ओवरलैप करता है। तो इस तरह के आप सब्जेक्ट रखें जो ओवरलैप करें एक दूसरे के साथ। इस 18 अमेंडमेंट तनवीर जाया, मैं ऑलरेडी 18 अमेंडमेंट को बता चुकी हूँ कि ये है क्या। ये 19 अप्रैल 2010 को पास हुई, जिसमें प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई और प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड बन गया और प्राइम मिनिस्टर्स को पावर दी गई। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप पीछे देख लेना करके। नो, माई नोट्स आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट अनम ज़ारा, क्योंकि मैंने अभी तक नोट्स मार्केट में दिए ही नहीं है। ओके गर्ल्स एंड बॉयज़, आई गेस इट्स इनफ फॉर टुडे, और आई गेस आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। आज का मैंने सेशन अरेंज किया था कि एक फ्रूटफुल डिस्कशन हो सके आपकी करंट टॉपिक पे, दैट इज़ 18 अमेंडमेंट के जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि इसको रिवर्स बैक कर दिया जाए, क्योंकि इस टाइम पे वी आर फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। हमने 41 ट्रिलियन लोन भी देना है और साथ साथ इतना ज़्यादा शेयर हम बजट में नहीं दे सकते प्रोविंसेस को, और पर सिर्फ प्रोविंसेस जो है रेवेन्यू टारगेट फुलफ़िल नहीं कर रही हैं। हमारा कैपिटल फ्लाइट हो गया है। कैपिटल फ्लाइट मीन्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क से जा चुकी है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हमारी गिर गई है। हमारी ग्रे लिस्ट में होने की वजह से FATF में जो हमें डाल दिया गया था ग्रे लिस्ट में FATF की,
तो उसकी ग्रे लिस्ट में होने की वजह से हमारी इकॉनमी पे काफ़ी सैंक्शंस भी लगी हुई हैं। इसके अलावा आपकी करेंसी बहुत ज़्यादा डीवैल्यूएशन का शिकार है, एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो गए हैं, तो इकॉनमी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में। ऊपर से कोरोना वायरस की वजह से आपकी इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे हैं, और लोगों की डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं किया जा रहा क्योंकि इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ कोविड-19 की वजह से बंद की गई। बहुत सारे लोग जो हैं जॉबलेस हो गए और इकॉनमी इन सब चीज़ों की वजह से बहुत क्राइसिस में। और इस टाइम पे बजट आना है जून में, और 10 NFC अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग प्रोविंसेस। तो फेडरल गवर्नमेंट इज़ वेरी टेंस और वो चाहती है कि रिवर्स बैक कर दे, लेकिन रिवर्स बैक नहीं हो सकती क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है। So this is all what we have discussed today. Other than that, I just wanted to announce in this session that I'm arranging a new class which will start from 15th of May. If you wanted to join, you can join. Political science की क्लास होगी और मेरी मैं इस तरह पढ़ाती हूँ कि मैं पावर पॉइंट में अपने नोट्स से मैं पावर पॉइंट बनाती हूँ। बुलेट पॉइंट्स में हर चीज़ लिखी होती है, टू द पॉइंट होती है, रेलेवेंट कोई बात नहीं होती है। टू द पॉइंट में हर चीज़ को डिस्कस करती हूँ और साथ साथ में पास पेपर टॉपिक वाइज कवर करवाती हूँ। जैसे प्लेटो हमने पिया तो मैं पिछले 20 साल के पास पेपर्स भी साथ कवर कराऊंगी कि प्लेटो में हम 20 साल के पास पेपर्स में ये सवाल आएंगे, और वो इंश्योर करवाती हूँ कि वो सारे सवालों के आंसर मेरी पावर पॉइंट की स्लाइड्स में हों। सो इफ़ यू रियली वांटेड टू जॉइन माय सेशन यू कैन, ओनली प्लीज़ सीरियस स्टूडेंट्स कैन कॉन्टैक्ट मी। जो लोग सीरियस नहीं हैं और जो सिर्फ लाइक they are here to waste their time and the time of their teachers as well, so they should not contact me. Thank you. और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आई एम just going to see मंजूर पश्तीन, आपका क्या कौन सी बुक्स के बारे में मैंने आपको बताना था? वीक और डेज का कोर्स ये है कि 2 मंथ्स में मैं आपका पेपर 1 और पेपर 2 कवर करवाती हूँ विद पास पेपर्स। और इसमें मैं अपने हैंड रिटन नोट्स देती हूँ, असेसमेंट्स आपकी लेती हूँ, असाइनमेंट्स के ऊपर जो है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देती हूँ। इस तरीके से मैं आपके सारी मतलब पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को कवर करवाऊंगी कि अगर आप लोग मेरे से मतलब अगर ये क्लासेस ले लेंगे तो उसके बाद यू डोंट नीड टू ओपन योर बुक एंड टू स्टडी अगेन, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस इज़ अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट और बहुत मुश्किल होती है व्हेन यू स्टार्ट इट्स प्रेपरेशन। आपको कुछ समझ नहीं आती क्योंकि फिलोसफर्स को पढ़ना इट्स वे टू टफ, बहुत ड्राई होते हैं फिलोसफर्स, उनकी फिलोसफीज पढ़ना। तो मैं इतने आसान तरीके से सारी फिलोसफीज करवाती हूँ, इतने आसान तरीके से समझाती हूँ और उनकी करंट में एग्जांपल्स देती हूँ, करंट अफेयर्स को जोड़ के, कि लोगों को आसानी से स्टूडेंट्स को समझ आ सके। फिर कॉन्स्टिट्यूशंस जो है पेपर 2 में वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशंस को भी मैं इसी तरह पढ़ाती हूँ कि स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से समझ आ सके कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है, कि कॉन्स्टिट्यूशन एक गाइडिंग प्रिंसिपल है जिस पर सारी गवर्नमेंट जो है रन होती है, और किस तरह एक आसानी से मैं तरीके बताती हूँ कि आप स्मार्ट वर्क के थ्रू यू कैन डू और दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद सिंपल BA के बाद कोई एडवाइस? या आई विल टेक क्लास ऑन जूम। हमाद अली, सिंपल BA के बाद कोई एडवाइस? सिंपल BA के बाद अगर आप CSS या PMS या कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर दें अपनी प्रिपरेशन। आप करंट अफेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें और अपनी इंग्लिश पे काम करें। Okay, fine. Now I guess I should end this session. ठीक है, मैंने I have given the answer. आज हम लोगों ने बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन की रिगार्डिंग 18th अमेंडमेंट, जिसमें I have told you कि 18th अमेंडमेंट से क्या चेंजेस आई और क्यों अभी गवर्नमेंट जो है इसको रिवर्स बैक करना चाहती है, और क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा मैंने बता दिया कि क्या क्या 18th अमेंडमेंट ने चेंजेस की, पहले क्या था, पहले क्या नहीं था, ये सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया। एक बार मैं फिर ओवरव्यू दे देती हूँ। सिंध में H आ गया, बलूचिस्तान में O ऐड हो गया, NWFP का नाम चेंज हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, प्रेसिडेंट की जो पावर थी
टू डिक्लेयर एमरजेंसी वो ख़त्म कर दी गई, और जो प्रेसिडेंट की पावर थी टू डिज़ोल्व असेंबली वो ख़त्म कर दी गई। प्रेसिडेंट पहले हेड था काउंसिल ऑफ कॉमन ट्रस्ट का, वो नहीं रहा, अब वो उसका हेड प्राइम मिनिस्टर बन गया है। फिर प्रेसिडेंट की जो पावर थी कि वो इलेक्शन कमिश्नर सेलेक्ट करता था, वो अब वो सेलेक्ट नहीं करता, वो भी पार्लियामेंट और अपोजिशन सेलेक्ट करती है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट को की पावर थी कि वो अपॉइंट करता था जजेस को, वो भी अब जो है इसकी भी काम पार्लियामेंट के पास चला गया है। सो प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल हेड बन गए। सो दिस इज़ ऑल। और 18 अमेंडमेंट से प्रोविंसेस को बहुत ज़्यादा ऑटोनमी दे दी गई। जो लिस्ट थी कॉन्करेंट लिस्ट, उस पर दोनों लेजिस्लेट करते थे, वो एबॉलिश कर दी गई। और काफ़ी जो सब्जेक्ट्स थे एजुकेशन और डिफरेंट और सब्जेक्ट्स वो प्रोविंसेस के अंदर आ गए। और इसके अलावा प्रोविंसेस के लिए एक अवार्ड बनाया गया, एनएफसी अवार्ड, जिसमें प्रोविंसेस को हक दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे फंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉवर्टी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 18 अमेंडमेंट। और ये इम्प्लीमेंट हुई थी, ये प्रैक्टिस में आई थी ऑन 19 अप्रैल 2015। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप द सेशन वॉज फ्रूटफुल एंड आपको समझ आ गई होगी द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड। इसमें मैंने आप लोगों को 18 अमेंडमेंट के बारे में बताया, और आई हैव अनाउंस माई न्यू सेशन। सो मेरा स्टार्ट होगा उसके बाद भी सेशन आफ्टर ईद, लेकिन उसकी जो फीस होगी इट विल बी 8,000 रुपीज़. So if you really wanted to join this session of 15th May, you can join and you can text me on the WhatsApp. Thank you. Allah Hafiz everyone.